ये पता है मेरे हाथ में क्या है? 2025 के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का रिपोर्ट कार्ड। और क्यों डिसाइड किया हमने साल के आखिरी में टॉपिक पिक करने का? क्योंकि 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ने हमारा ध्यान खींचा। पहला, ये जो 2024 से 25 का साल था, इसमें मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेंट था। कोई रीजन नहीं था इन्वेस्टर्स का मार्केट पे भरोसा करने का। उसके बावजूद पूरे नेशन का कलेक्टिवली म्यूचुअल फंड के एसआईपीज में जो पैसा लगा वो इस एक साल में 16% से ग्रो हुआ। दूसरा, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इन्वेस्टर्स का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। हेंस इसमें लगा पैसा भी 18% से ग्रो किया और 35 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। और तीसरा फैक्ट, लोग सिर्फ पैसा अब लगा नहीं रहे हैं बल्कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड भी हैं। तभी सितंबर 2025 तक आम इन्वेस्टर्स के इक्विटी में जो पैसा लगा है उसका 61% हिस्सा 2 साल से ज्यादा टाइम से वहीं जमा हुआ है। दोस्तों, बात साफ है, अब फर्क नहीं पड़ रहा है कि मार्केट कहाँ है, कितना रिवॉर्ड दे रहा है। लोग अब म्यूचुअल फंड्स को एक आदत बना चुके हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म आदत। जैसे हर जनरेशन का एक फेवरेट फाइनेंशियल टूल होता है, जैसे आपके पापा का एफडी था, इन नए सोच वाले इन्वेस्टर्स का हमारा ये टूल है म्यूचुअल फंड। और जो डेटा हमने अभी देखा है वो क्लियरली दिखा रहा है कि इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन इक्विटी कैटेगरी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी चॉइसेस बहुत हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल, ईएलएसएस, बहुत कुछ। तो क्यों ना इसी कैटेगरी के टॉप स्कीम्स का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। ये पूरे रिपोर्ट कार्ड में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन सी कैटेगरीज जीती, और दूसरा, इन टॉप कैटेगरीज में भी टॉप 3 स्कीम्स कौन सी रहीं, जैसे एचडीएफसी थी, आईसीआईसीआई या एसबीआई या और कुछ। ध्यान रहे, ये सिर्फ हम पॉपुलर बेसिस पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर बताएंगे, यानी कि एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड ऑफ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफ 2025। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे चैनल का एम ही है सही डेटा लोगों तक पहुंचाना और उनकी फाइनेंशियल जिंदगी आसान करना, ताकि आप अगले साल सही जगह पैसा लगा सकें। ऑल्सो लास्ट में पूरी रिपोर्ट कार्ड जानने के बाद बताना कि विनर फंड्स में से कितने ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में एडेड थे। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। We have picked इक्विटी कैटेगरी में द वंस जिसमें सबसे ज्यादा AUM ग्रोथ देखी गई है। इस रिपोर्ट कार्ड में हम 2 सिंपल चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहला, AUM ग्रोथ, मतलब किस कैटेगरी में कितना पैसा बढ़ा, और दूसरा, फोलियो ग्रोथ। हम इन्वेस्टर काउंट भी देख सकते थे, पर हम फोलियो ग्रोथ देखेंगे क्योंकि यही मैट्रिक सटीक इन्वेस्टर फंड रिलेशनशिप का खुलासा करता है। ये क्यों? क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर 2 अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है तो उसके 2 अलग फोलियोज काउंट होते हैं। इसलिए फोलियो ग्रोथ का मतलब होता है या तो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ज्यादा स्कीम्स ऐड कर रहे हैं। तो यही हुआ सटीक मैट्रिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है AUM ग्रोथ। हमारी टीम ने आसानी के लिए ये शीट ही बना दी। इसमें आपको इक्विटी फंड के सारे कैटेगरीज दिख जाएंगे और उनका इस साल का AUM और ग्रोथ। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक इक्विटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा AUM ग्रोथ मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज मिड कैप में देखा गया। इन 3 कैटेगरीज में ऐसा क्या कॉमन है जहां लोग इतना पैसा डाल रहे हैं? एक तो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही फंड के अंदर अलग अलग टाइप की कंपनीज का मिक्स मिल जाता है। इन्वेस्टर को अलग अलग फंड्स लेने की टेंशन नहीं होती। दूसरा, इन्वेस्टर्स को खुद कोई स्ट्रेस नहीं लेना होता, सारा काम फंड मैनेजर करता है। मार्केट जैसा होता है फंड मैनेजर उसके हिसाब से वेट बढ़ाता घटाता रहता है। इसीलिए ये 3 कैटेगरीज इस रिपोर्ट कार्ड में टॉप स्कोरर्स बनते हैं। मतलब फर्स्ट है मल्टी कैप जिसका ग्रोथ हुआ 26% से, दूसरा है फ्लेक्सी कैप, ग्रोथ हुआ 25% से, और तीसरा लार्ज एंड मिड कैप और उसका ग्रोथ हुआ 23% से। इसके बाद मिड कैप 19% ग्रोथ और थीमेटिक फंड्स का ग्रोथ है 18%। दोस्तों, मिड कैप का ग्रोथ स्टेडी है जो बताता है कि इन्वेस्टर्स ग्रोथ एक्सपोजर ले रहे हैं पर कंट्रोल तरीके से। वहीं सेक्टोरल और थीमेटिक का AUM ग्रोथ हाई दिखा रहा है, पर यहाँ हम थोड़ा आगे चलकर इसके कुछ रेड फ्लैग्स भी देखेंगे, तो इस डेटा को याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोकस फंड और स्मॉल कैप फंड का भी ग्रोथ 16% है, जो बताता है कि स्मॉल कैप फंड्स में लोगों का इंटरेस्ट समझ आता है, खासकर 2024 की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद, जब मार्केट करेक्शन शुरू होने से पहले स्मॉल कैप्स ने तेज रिटर्न्स दिए थे। यहाँ थोड़ा जल्दी पैसा बनाने की उम्मीद और फोमो दोनों चीजें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है लार्ज कैप जिसमें ग्रोथ है 14%,
वैल्यू कॉन्ट्रा में ग्रोथ है 13% जो कि मॉडरेट है। वहीं ELSS और डिविडेंड यील्ड फंड दोनों 4% से बढ़े, मतलब ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही रहे, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैटेगरीज को ज्यादातर मार्केट साइकिल से फर्क नहीं पड़ता है। या तो ये टैक्स प्लानिंग के लिए होती हैं जैसे ELSS, या फिर रिस्क कम रखने और थोड़ा सेफ खेलने के लिए होती हैं जैसे डिविडेंड यील्ड। अब आते हैं फोलियोज पर। यहीं से पता चलता है कि पैसा सिर्फ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का है या मास रिटेल का पैसा लगा हुआ है। इसके लिए भी हमारे पास टेबल है। फोलियोज में देखें तो टॉप 3 विनर्स रहे मल्टी कैप फंड जो कि बढ़ा 31% ग्रोथ से, फ्लेक्सी कैप सेकेंड जो कि बढ़ा 29% ग्रोथ से, और मिड कैप फंड जो कि बढ़ा 28% की ग्रोथ से। ये 3 कैटेगरीज रिटेल पार्टिसिपेशन के क्लियर लीडर्स हैं। मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोग भी सबसे ज्यादा यही आए हैं। नेक्स्ट लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़े 19% और 18% से रिस्पेक्टिवली। ये भी एक हेल्दी फोलियो ग्रोथ है जो बताता है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा बैलेंस के साथ ग्रोथ एक्सपोजर भी ले रहे हैं। नेक्स्ट सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में फोलियो ग्रोथ सिर्फ 12% ही था। यहीं पे पहला रेड फ्लैग आता है। AUM बढ़ रहा है, स्कीम्स की गिनती भी बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। लोग डिफेंस, PSU, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे बज़वर्ड्स देखकर यहाँ वहां थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, पर किसी एक थीम पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा बेट नहीं ले रहे हैं। स्कीम ज्यादा हो जाती है तो इन्वेस्टर्स का फोकस टूट जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि कैटेगरी में इनफ्लो थोड़ा दिख जाता है पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कम ही रहती है। नेक्स्ट लार्ज कैप में फोलियो ग्रोथ है 10%। ये सिग्नल देता है कि लार्ज कैप एक्सपोजर का एक हिस्सा इंडेक्स फंड्स और ETFs की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेकिन वहीं दोस्तों ELSS में फोलियो ग्रोथ 0% दिखा रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम पॉपुलर होने के बाद सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, और इसी वजह से ELSS का मेन अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता गया। तो एसेंशियल पिछले एक साल के हमारे टॉप 3 परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड कैटेगरीज की रैंकिंग को देखें तो पहला है मल्टी कैप, दूसरा फ्लेक्सी कैप और तीसरा है मिड कैप फंड। स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फोलियो ग्रोथ, कंट्रोल्ड स्कीम काउंट, दिस टेल्स अस दैट ये कैटेगरीज आज रिटेल पोर्टफोलियोज का कोर बन चुकी हैं। इसी लॉजिक के साथ अब अगला स्टेप ऑब्वियस है, इन्हीं टॉप कैटेगरीज के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली डिलीवर कर पाए। चलिए अब कैटेगरी वाइज टॉप स्कीम्स का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और जानते हैं कौन जीत रहा है। अब इसके विनर्स ढूंढने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम गए रुपी वेस्ट के वेबसाइट पे, फिर उसके म्यूचुअल फंड स्क्रीनिंग टूल का यूज करके हर इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर स्कीम्स को कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के बेसिस पर फिल्टर किया और लास्ट में 1 ईयर रिटर्न्स के हिसाब से उनको सॉर्ट कर दिया, और उसी का समराइज रिजल्ट हम आपके सामने पेश करेंगे। ये डेटा एज ऑन 12 दिसंबर 2025 का है। लेकिन दोस्तों ये जो टेबल अभी हम दिखाने जा रहे हैं ये रिपोर्ट कार्ड का वो हिस्सा है जहां हम चाहेंगे कि आप नंबर्स को सिर्फ कंपैरिजन के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। ये है फ्लेक्सी कैप का टेबल। अब इस टेबल से हमें क्या समझ आ रहा है कि जहां पूरी कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 0.6% था, HDFC फ्लेक्सी कैप ने लगभग 9.5% रिटर्न दिया। हेंस ये आया फर्स्ट पोजीशन पर। फिर सेकंड पोजीशन पे है आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड जिसने रिटर्न दिया 7.77%, और थर्ड पोजीशन पे है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जिसने रिटर्न दिया 7.57%। तो ये है फ्लेक्सी कैप के टॉप 3 विनर्स। मूविंग ऑन टू मल्टी कैप फंड, यहाँ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैसे तो इन तीनों फंड्स ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन आप ये भी देखो बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले एक साल में लगभग -3% के रिटर्न्स दिए। तो उस हिसाब से अगर हमें रैंक करना हो तो 1 ईयर होराइजन में मिराय मल्टी कैप फंड ने मैक्सिमम रिटर्न्स दिए, दैट इज 2.67%, followed by White Oak Capital Multi Cap Fund जिन्होंने रिटर्न्स दिए 1.31%, एंड लास्ट फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड विद रिटर्न्स ऑफ 1.03%। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि मल्टी कैप के रिटर्न्स इतने कम क्यों हैं, तो हुआ ये है कि इंडिया में मल्टी कैप फंड्स के लिए सेबी मैंडेट के तहत 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। पिछले साल मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी रही, और क्योंकि फंड मैनेजर्स यहाँ एक्सपोजर कम नहीं कर सकते थे, उसका इंपैक्ट मल्टी कैप फंड्स के परफॉर्मेंस पर भी दिखा। अब आते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें जहां कैटेगरी रिटर्न्स था 1.08%, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 7.53% के रिटर्न्स दिए। हेंस फर्स्ट रैंक गोज टू ICICI। नेक्स्ट SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने रिटर्न्स दिए 4.16%, और न्यू AMC दैट इज हीलियोस लार्ज एंड मिड कैप फंड ने रिटर्न्स दिए 2.54%।
जो कि ICICI प्रूडेंशियल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन दे हैव मैनेज्ड टू बीट कैटेगरी रिटर्न्स, वो भी उनके फर्स्ट ईयर में, तो ये भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। सो टू समराइज, अगर हम फ्लेक्सी कैप देखें तो ये थे टॉप 3 परफॉर्मर्स, दैट इज HDFC, आदित्य बिरला एंड ICICI प्रूडेंशियल। नेक्स्ट मल्टी कैप फंड में देखेंगे तो ये थे टॉप 3 परफॉर्मर्स, दैट इज मिराई मल्टी कैप फंड, फॉलोड बाय व्हाइट ओक एंड फ्रैंकलिन। और लास्ट कैटेगरी दैट इज लार्ज एंड मिड कैप फंड में ये थे टॉप 3 परफॉर्मर्स, दैट इज ICICI, SBI एंड हीलियोस लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप ये वीडियो रोक के समराइज टेबल देख भी सकते हैं और चाहे तो नेक्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट के लिए इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप सिर्फ रिटर्न्स ना देखें बल्कि कंपैरिजन कंटेक्स्ट में देखें, क्योंकि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों मैटर करते हैं। नेक्स्ट ये भी कंसिडर करना है कि कैटेगरी का स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। जैसे मल्टी कैप में सेबी मैंडेट की वजह से वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट ज्यादा दिखता है। और दोस्तों, नए फंड्स को भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उन्हें ट्रैक रिकॉर्ड बनाने का टाइम देना भी जरूरी है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपके सामने लिटरली म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट कार्ड पेश की। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, हमें डिसीजन लेना है बाय कंसीडरिंग कैटेगरी, बेंचमार्क और फंड का रोल। इसके साथ ही एक और जरूरी बात है, बेस्ट फंड वो नहीं होता है जो सिर्फ एक ईयर में रैंक 1 हो। बेस्ट फंड वो होता है जो स्ट्रॉन्ग अल्फा जनरेट करे और रिस्क मैट्रिक्स के साथ कंसिस्टेंट भी दिखे। और एग्जैक्टली इसी रीजन के लिए हमने अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, दैट इज 5 मस्ट चेक फैक्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, जहां हम ये बताते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स नहीं बल्कि अल्फा, बीटा, शार्प फंड मैनेजर्स से जुड़े फैक्टर्स को कैसे कंबाइन करके डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देख लेना ताकि आपकी अगले साल की तैयारी पूरी हो जाए। पर जाने से पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे ये जानना है कि हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टिंग की दुनिया में कितने आगे हैं। इसलिए जाने से पहले कमेंट सेक्शन में बताना कि विनर फंड्स जो थे इनमें से कितने आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एडेड थे। टोटल 9 फंड्स की हमने बात की, उसमें से कितने ऑलरेडी आपके पास थे, वो नंबर जरूर लिख के जाना। लेकिन जाने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट ऐसे ही डेटा हैवी वीडियोस हम आप तक पहुंचा पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.